So today we will study section 8 of Indian Evidence Act. In this section we will study motive, preparation and previous or subsequent conduct. So section 8 में हम पढ़ेंगे मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट. सो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी मोटिव, कौन सी प्रिपरेशन और कौन सी कंडक्ट रेलिवेंट होगी इस सेक्शन के अंदर. सो जब भी कभी मैं किसी केस का एग्जांपल देता हूँ तो स्टूडेंट उस एग्जांपल को सीन ऑफ क्राइम में इमेज कर लेते हैं अपने अंदर और सीधे सीधे जजमेंट की तरफ चले जाते हैं. तो किसी भी केस का मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट जान लेने से उस केस के जजमेंट नहीं हो पाती है, जजमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं. सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से हमें इतना पता लगता है कि कौन सी बातें, कौन सी मोटिव, कौन सी प्रिपरेशन और कौन सी कंडक्ट रेलिवेंट होगी उस केस में. सो आइए हम जानते हैं मोटिव क्या है. मोटिव का मतलब होता है अगर मकसद, उद्देश्य, प्रेरणा, लालसा या इरादा, ये सारे के सारे मोटिव होते हैं. अब इसे और सिंप्लीफाई करूं तो इंड्यूसमेंट फॉर डूइंग एन एक्ट, यानी किसी कार्य को करने की मकसद, किसी कार्य करने का उद्देश्य, किसी कार्य करने की प्रेरणा, किसी कार्य करने की लालसा, किसी कार्य करने का इरादा, ये सारे के सारे मोटिव होते हैं. अब मोटिव रेलिवेंट कैसे होंगे? मोटिव का तो पता चल गया कि ये सारे के सारे मोटिव है, लेकिन मोटिव रेलिवेंट कैसे होंगे? मोटिव रेलिवेंट करने के लिए ऐसी कोई फैक्ट जो उस मोटिव और उस क्राइम को कनेक्ट कर रहा हो तो ये मोटिव वो रेलिवेंट होती है. यानी ऐसा कोई मोटिव जो उस क्राइम का ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनती हो, ऐसी कोई मोटिव जो उस क्राइम के ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनती हो, वही मोटिव रेलिवेंट होगी, वही प्रिपरेशन रेलिवेंट होगा, वही कंडक्ट रेलिवेंट होगा. जैसे एग्जांपल की तौर पे हम समझते हैं. मान लीजिए एक व्यक्ति मिस्टर एक्स है, और वो मिस्टर वाई उनके एक फ्रेंड है जो पड़ोस में रहते हैं. मिस्टर एक्स डेली इनके घर जाते हैं. अब मिस्टर एक्स ने 2-3 दिन पहले मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बड़े इंसल्ट किया था, और यह इंसल्ट 2-3 लोगों ने देखा हुआ था. अब मिस्टर एक्स के मन में यह एक मोटिव आया कि मैं इस इंसल्ट का बदला ज़रूर लूँगा. एक मोटिव तो आ गया कि बदला ज़रूर लूँगा. अब मिस्टर वाई के घर तो डेली जाते हैं, तो मिस्टर वाई के घर जब गए तो उन्होंने मिस्टर वाई को गला घोंटकर मार दिया. मिस्टर एक्स तो डेली जाते हैं, इस बात पे कहीं डेली जाते हैं उनके घर, लेकिन मिस्टर वाई की गला घोंटकर हत्या हुई क्या मिस्टर एक्स ने किया, इस बात की पुष्टि कहीं नहीं होती है. लेकिन जो 2-3 लोगों ने इन्हें इंसल्ट करते हुए देखा, जब इंसल्ट करते, जस्ट इस बात की, इंसल्ट वाली बात की एविडेंस आ गई, तो मिस्टर एक्स का मोटिव भी क्लियर हो गया कि मिस्टर वाई ने जो इंसल्ट किया उसका बदला लेने के लिए मिस्टर एक्स ने घर गए और मिस्टर वाई का बदला घोट किया. अब ये जो मोटिव, जो इंसल्ट था, इंसल्ट के लिए बदला लेना जो मोटिव था, वो मोटिव इस क्राइम से कनेक्ट करता है, क्योंकि इनके अलावा मिस्टर वाई के घर और कोई नहीं जाता है. ये एक फैक्ट है. एक फैक्ट और निकल के 2-3 लोगों ने देखा इसको इंसल्ट होते हुए, तो ये सारे फैक्ट कनेक्ट करने पे उस क्राइम का हिस्सा बनता है इनका मोटिव. तो ये सारे के सारे मोटिव रिलेवेंट होंगे. इसे और सिंप्लीफाई करो तो कोई पार्टिकुलर कार्य जो उस कार्य करने के पीछे कुछ इन्फ्लुएंसेस हो, यानी
बिना कोई मोटिव का कोई भी व्यक्ति क्राइम नहीं कर सकता। इस बात की सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले आए हुए हैं। बिना मोटिव का कोई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन सारे क्राइम में मोटिव मौजूद होना जरूरी नहीं होता है। इसे और सिंपल करूं तो मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू फॉर्म एन ओपिनियन, इंटेंशन और सर्टेन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बट इलीगल मीन्स। यानी मोटिव, वही मोटिव क्राइम के सीन की तरफ, क्राइम के सीन का ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं जो इलीगल मीन से किया गया हो, जो इलीगल, सर्टेन इलीगल एक्ट के द्वारा किया गया हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ये मोटिव है कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ, तो ये किसी भी क्राइम का हिस्सा नहीं बनेगा। मेरा मोटिव है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, ये भी किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बनेगा। क्राइम का हिस्सा बनने के लिए वो मोटिव जो है किसी इलीगल एक्ट की तरफ इशारा करता हो। जैसे मैंने बोला मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, इसके लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया, तो चोरी करना इज़ इलीगल एक्ट। अब ये मोटिव जो है, किसी ने सुना कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ और वहाँ चोरी हुई, मुझे वहाँ प्रोजेक्ट होने की एविडेंसेस है, तो ये सारी की सारी बातें जो है, मेरा मोटिव जो हो गया वो रेलिवेंट हो गया वहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा फैक्ट है जो दोनों क्राइम और मेरे मोटिव दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें, ये मोटिव रेलिवेंट हो जाएगी। इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो मोटिव सारे केसों में मौजूद हो, इससे क्राइम का पता नहीं चलता है और ना ही कोई सिविल रॉन्ग का पता चलता है। हालांकि मोटिव्स plays an important role where the case is based on circumstantial evidence। मतलब जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहाँ पे सर्कमटेंशियल एविडेंस पे कोई क्राइम टिकी हुई हो, तो उस क्राइम को में मोटिव का होना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कोई ऐसा घटना हुई, कोई ऐसी मर्डर हुई जहाँ पे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जैसे कि कोई आई विटनेस नहीं है, कोई ऐसा विटनेस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो डायरेक्ट कनेक्ट करते उस क्राइम से, तो उस केस में सबसे पहले हम मोटिव को निकालते हैं। मोटिव निकलते हैं, बाकी हम क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सो जहाँ पे केस जो है सर्कमटेंशियल एविडेंस पर डिपेंड है, वहाँ पे मोटिव प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। उस मोटिव के बिना आप क्राइम तक नहीं पहुँच सकते। और जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस है, जिस घटना में, जिस क्राइम में डायरेक्ट एविडेंस है, जैसे कि किसी ने उस घटना को घटते हुए किसी ने देखा, किसी ने सुना, कोई ऐसी विटनेस है, कोई ऐसा एविडेंस है जो डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है उस क्राइम से, तो उस केस में मोटिव का होना मौजूद नहीं है। मोटिव होगा तो एक पॉजिटिव सीन होगा उस क्राइम की तरफ बढ़ने में। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को क्राइम करते हुए देखा, मेरा वहाँ होना इस बात की कुछ एविडेंसेस है, जैसे सीसीटीवी है, मैं वहाँ पार्टिकुलर केस में गया, इस बात की एविडेंस है, और मैंने क्राइम ऑफ सीन देखा, और वही क्राइम ऑफ सीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आती है, एविडेंस में निकल के आती है, उसमें मोटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे मोटिव वाट एवर है, वहाँ मोटिव नहीं दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस मिल गई है। जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलती है, वहाँ पे मोटिव इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो हमने जाना कि क्या मोटिव कैसे रिलेवेंट करना है, यानी मोटिव रिलेवेंट करने के लिए सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का हिस्सा होना चाहिए, नहीं उस क्राइम से जुड़ा होना, उस क्राइम के ट्रांजैक्शन के पार्ट का हिस्सा होना चाहिए उस मोटिव का, तभी ये मोटिव रिलेवेंट होती है। इसे और आगे सिंप्लीफाई करूं तो मान लीजिए, अपने बेयर एक्ट में भी एक इलस्ट्रेशन है, द फैक्ट दैट ए मर्डर सी दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर सी। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए ने सी को मार दिया, उसकी मृत्यु कर दिया। बी इस बात को जानता है कि ए ने ही सी को मृत्यु कारित किया है, और सी ए से मनी एक्सटॉर्ट करना शुरू कर देता है कि यदि न बताओगे तो मैं इसे लोगों के बीच में बता दूंगा। तो इसकी जो एक्सटॉर्शन है वो एक मकसद हो गई है। लेकिन
ये मकसद कब कैसे रेलिवेंट होगी कोर्ट में, यदि ए बी को भी मर्डर कर देगा, यानी ए बी को भी मार देगा, और इसका जो ए का जो मकसद होगा, जो मोटिव होगा, क्योंकि बी उसे बहुत परेशान करता था, उसे बार बार मरने के लिए एक्सटॉर्ट करता था, इस बात ये एक मोटिव बन गई। और इस बात की एक एविडेंस है जो बी की मृत्यु कारित, जो ए बी की मृत्यु कारित करता है, एक ऐसी एविडेंस है जो ए और बी की मृत्यु कारित करने का एविडेंस रखता है। तो बी का जो भी मोटिव होगा वो रिलीवेंट होगा इस केस में। इसे और सिंप्लीफाई करूं केस लॉ के द्वारा, तो एक केस है, मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है, इस केस का नाम है राजेश तलवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो आरुषि मर्डर केस से जाने जाते हैं इसे। सो इन दिस केस police has given his story that Mr. Rajesh was seen his daughter in compromising position with his domestic servant. But this was only a story. There were no any circumstantial evidence which connect to scene of crime. So the Rajesh to kill his domestic servant due to this motive is not relevant. सो इस केस लॉ में ये था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ था। इसके अलावा और भी केस लॉ है, जैसे कि रजनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये इस केस में जो रजनी थी वो सास थी और अपने बहू को हत्या करने का एक्यूजेशन ठहराया गया था। सो इनके पास जो रजनी थी अपनी बहू की हत्या करने का कुछ फैक्ट थी और ऐसी मोटिव भी थी, जैसे शादी से पहले इन्होंने एक पेपर पे एक डिमांड किया था कि मुझे ये सामान चाहिए। तो शादी से पहले एक पेपर पे डिमांड उनका एक मोटिव बन गया और वो डिमांड पूरी नहीं हुई। डिमांड नहीं पूरी हुई तो वो लेटर क्या हुआ, वो डिमांड हो गई इनका मोटिव और बहू की मृत्यु भी हो गई। तो ये सारे के सारे मोटिव रिलेवेंट होंगे। इसके अलावा और भी हैं, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। इस केस में बड़ा इम्पोर्टेंट केस है ये। इस केस में जो धीरेन्द्र था वो एक किराए के घर में रहता था और जिनके घर में रहता था उनकी बहू पे उसकी बुरी नज़र थी। इस बात की एविडेंस थी कि वो बुरी नज़र रखता था। एविडेंस मतलब कोई किसी ने देखा, किसी ने उस बातें को जाना, तो ये सारे एविडेंस थे कि उस पर बुरी नज़र रखता था। और एक दिन धीरेन्द्र ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उनकी बहू की हत्या कर दी। रिवॉल्वर निकालकर बहू की हत्या की और उससे पहले वो बुरी नज़र रखता था। बुरी नज़र रखना उसका एक मोटिव हो गया। तो ये भी सीन ऑफ क्राइम से कनेक्ट करते थे। दूसरा एग्जाम्पल है छोटका वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इस केस में जो छोटका था सो क्राइम करने से पहले बहुत ही धमकाता था और जिनके क्राइम किया था उनके बीच में कुछ पहले से लिटिगेशन चल भी रहे थे। तो ये आपस में उसके पहले के थ्रेट और ये प्री लिटिगेशन ये सारे के सारे कनेक्ट कर रहे थे उस क्राइम से। तो ये सारे के सारे मोटिव में कन्वर्ट हुए और वही मोटिव रेलिवेंट हुए उस केस के लिए। सो इन पूरे एग्जाम्पल्स, पूरे इस मोटिव्स के बारे में हमने जाना। अगला जानते हैं कि प्रिपरेशन क्या होता है। सो प्रिपरेशन इज दैट इंस्टेंस ऑफ प्रीवियस कंडक्ट ऑफ अ पार्टी विच इन्फ्लुएंस द फैक्ट इन इशू और इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है क्राइम, यानी
ऐसी कोई क्राइम, कोई एक व्यक्ति पे एलिगेशन लगता है कि उसने कई क्राइम किया और वो व्यक्ति अगर इनकार कर देता है कि मैंने क्राइम नहीं किया है, वो एक्ट नहीं किया है, तो वो फैक्ट इन इशू होता है। बेसिक इसको समझे कि वो क्राइम ही है। फैक्ट इन इशू का मतलब किसी की घटना, कोई मुद्दा, कोई घटना। सो किसी भी क्राइम को करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करना भी रेलिवेंट फैक्ट होती है। जैसे किसी की मृत्यु कारित करने के लिए चाकू खरीदना, किसी को जलाने के लिए पेट्रोल खरीदना, या इसे और सिंप्लीफाई करो तो द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट। मतलब इन्हें एक पॉइजन खरीदा किसी दुकान से, ठीक है, और उसे बी को दे दिया खाने के लिए, तो बी की मृत्यु हो गई। इस बात की एक और एविडेंस आई कि ये पॉइजन मिस्टर ए के द्वारा खरीदी गई थी, और ए ने ही बी को पॉइजन दिए थे। इस बात की पुष्टि हो गई। सो उसकी मृत्यु होने से पहले जो पॉइजन खरीदे थे और उसी पॉइजन से बी की मृत्यु हुई है, तो जो पॉइजन खरीदे थे वो प्रिपरेशन हो गई। और ऐसी कोई फैक्ट जो उन डेथ और इनकी प्रिपरेशन को कनेक्ट भी कर रही हो, तो वो प्रिपरेशन रिलेवेंट होगी। जैसे इसी केस में जो ए हैं एक शॉप में गए और RF नाम का एक पॉइजन लिए। पॉइजन लेने के बाद बी के घर पहुँचे और बी को उसके दूध में डालकर खिला दिए, बी की मृत्यु हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला गया कि ये दिस पॉइजन के कारण की मृत्यु हुई है। एक ऐसी फैक्ट आई जो उस दुकान से जो पॉइजन खरीदे थे उसकी एक फैक्ट आ गई, और ये वही पॉइजन के कारण बी मर गया। बी के घर में और कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं था, तो ये ए और बी और पॉइजन का खरीदना आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहा है। तो ये भी प्रिपरेशन रेलिवेंट होगी। यानी किसी भी क्राइम करने से पहले कुछ भी प्रिपरेशन या कुछ भी अरेंज कर लें तो सारे के सारे रेलिवेंट होगी, बट वो प्रिपरेशन सीन ऑफ क्राइम से कनेक्ट करती हो। अब पढ़ते हैं कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है कि the word conduct in this section does not include a statement until and unless those statement accompany and explain acts other than a statement। कंडक्ट का मतलब कोई कृत्य होता है, कोई कार्य होता है, मतलब ऐसी कोई कार्य जो स्टेटमेंट नहीं हो लेकिन वो कोई एक्ट हो, एक स्टेटमेंट के साथ एक्ट हो, मतलब कुछ कहा और किसने कुछ करके दिखा दिया हो। इस एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मान लीजिए कहीं चोरी हुआ और चोरी होने के बाद जो चोर है वो किसी के पास गया, जो 4-5 लोग हैं, और 4-5 लोगों ने उस चोरी के बारे में जिक्र कर रहे थे, और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि इस घर में जो चोरी हुई थी पुलिस आ गई यहाँ उसे ढूंढने के लिए, उस चोर को ढूंढने के लिए, और जो उन 4 में से जो व्यक्ति चोर था वो भागना शुरू कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सुन के वो भाग रहा है, वो कंडक्ट उसकी जो है इस बात की, वो भागना की, वो स्टेटमेंट सुन के वो भाग रहा है, वो कंडक्ट हो गई, और ये कंडक्ट रेलिवेंट हो जाएगी फैक्ट इन इशू के लिए।
ऐसी कोई कंडक्ट जो फैक्ट एंड इशू को स्टेटमेंट के तुरंत बाद उसे स्टेटमेंट के साथ ही उसे कंडक्ट कर रही हो और वो फैक्ट एंड इशू से जुड़ी हो, तो सारी की सारी कंडक्ट रेलिवेंट होगी। जैसे और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु कारित कर दिया और बड़ा साइलेंट रह रहा है। वैसे वो साइलेंट होता नहीं है और साइलेंट रह रहा है, और इस बात की एविडेंस है कि इसकी मौजूदगी वहाँ प्रेजेंट है, इस बात की कोई फैक्ट है, तो ये उसकी साइलेंट होना कंडक्ट रेलिवेंट हो जाएगी। जैसे ए हमेशा बोलता रहता है कुछ न कुछ, और बी का दोस्त है, बी की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक, बी का पक्का दोस्त है, ये बी के घर आता जाता से उठना बैठना रह रहा है, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु उसके घर में हुई और उसके घर के में ए के अलावा और कोई नहीं रहता है, ए का जो नेचर आ गया यहाँ पे साइलेंट हो गया, यानी वो कुछ नहीं बोलता है, तो ये कंडक्ट हो गया उसका, जो उस सीन ऑफ क्राइम की तरफ कनेक्ट कर रहा है, और उसकी ये साइलेंट रेलिवेंट हो जाएगी उस क्राइम के लिए। इसे और भी तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की वाइफ की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में मृत्यु हो जाती है, और किसी भी घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के मन में बहुत कुछ एक्टिविटी देखी जाएगी, जैसे उसका हताश होना, उसका रोना, उसका धोना, ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन उसका जो नेचर, जो कॉमन नेचर है, जो उसका जनरल नेचर है, उससे वो हट के कोई कंडक्ट करता है, तो वो सीन ऑफ क्राइम की तरह डाउट जाता है, वो रेलिवेंट होगी। इसका एक केस लॉ भी है जो कि इस प्रकार है। एक केस लॉ है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, 1885 का केस है। इस केस में द एक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ यंग गर्ल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इस केस में जो अब्दुल्ला था, एक नाबालिग लड़की को उसके घर में सोते हुए देखकर उस पर अटैक किया और उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद इस बात की एविडेंस थी, जिस समय वो गला काटा उस समय लाइट थी जिससे वो लड़की उसकी पहचान कर सकते उस एसिलेंट को। जब उसका गला कटा तो पुलिस स्टेशन में इसकी इलाज पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन के बाद हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में चूँकि इसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं सकती थी, तो पुलिस ने कुछ व्यक्तियों के नाम लिए जिस पे वो इशारा करके बताई कि ये व्यक्ति है। तो उसका चूँकि वो बोल नहीं सकती तो उसका गेस्चर, उसका साइन कंडक्ट कर रहा है, तो ये साइन जो है वो रेलिवेंट होगी उस क्राइम के लिए। इससे एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो एक केस है, एक मूवी आई थी अभी छपाक, जिसमें वो दीपिका जो थी, जिनके ऊपर एसिड से अटैक हुआ था, चूँकि वो बोल नहीं पा रही थी उस समय, तो हॉस्पिटल में उसने इशारा करके बताया कि ये है, तो वो उसका इशारा इस क्राइम के लिए, इस क्राइम के होने का रेलिवेंट होगा, ये साइन ही रेलिवेंट हो जाएगा। सो इन पूरे सेक्शन 8 में हमने देखा प्रिपरेशन, कंडक्ट और मोटिव कैसे वो रेलिवेंट करते हैं इस क्राइम, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ क्राइम के। सो इस पूरे सेक्शन 8 में हमने मोटिव जान लिया, मोटिव क्या होते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन क्या होती है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे क्राइम से, और कंडक्ट क्या है, कब रिलीवेंट होगी, ये सारी बातों को जाना। अब इस अगले वीडियो में हम इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भी कनेक्ट करके देखेंगे और
इन वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बेयर एक्ट को आसानी से समझ लेंगे, बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी अदर सपोर्ट के। सो अब तक के लिए थैंक यू।